प्रणाम बड़े भैया। भैया, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपने मुझे इतने दिन बाद फोन किया है। अरे मोहित, अब तुझे तो पता है हम दोनों भाई ही यहाँ अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि किसी से बात करने का समय ही नहीं मिलता। वैसे भी आज हमने तुझसे कुछ जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। हाँ हाँ बड़े भैया, बताइए क्या बात है। अरे मोहित, तुझे तो पता है हमारे गाँव के घर में कई सालों से किराएदार रह रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो रहते रहते उस घर में कब्जा ही कर ले। ऐसे कई केस देखे हैं मैंने कि जो किराएदार बहुत सालों तक किराए के मकान में रहते हैं, फिर उन्हें निकाला नहीं जा सकता, फिर वो घर उन्हीं का हो जाता है। अच्छा, क्या बता रहे हैं भैया आप। हाँ मोहित, ये बात सच है। मोहित, मैंने और तेरे मझले भाई ने ये सोचा है कि क्यों ना तू उस गांव में जाकर रहने लगे, उस घर में। लेकिन भैया, यहाँ शहर में रहता हूँ मैं, मेरी जॉब है, मैं अपनी पत्नी को लेकर गाँव में कैसे जा सकता हूँ। देख मेरे भाई, तेरी उतनी बड़ी जॉब भी नहीं है, मुश्किल से 20,000 रुपये महीने मिलते हैं तुझे, और वैसे भी अभी तेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं, तू और तेरी पत्नी ही अकेले रहते हैं वहाँ, तो गाँव में रहना तुम लोगों के लिए आसान होगा। तुझे तो पता है मैं और तेरा मझला भाई हम दोनों ही अच्छी जॉब करते हैं, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए से कम नहीं है, और हम लोगों के दो दो बच्चे भी हैं। अब हम अपने बच्चों के साथ तेरी भाभी के साथ कहाँ वहाँ रह पाएंगे, और यहाँ से इतनी बड़ी नौकरी छोड़कर जाना भी हमारे लिए उचित नहीं होगा। तू एक काम कर, तू चला जा बहू को लेकर और अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेना। मुझे पता है वहाँ आसपास के शहर में बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। तू बोलेगा तो मैं अपना सोर्स लगाकर तुझे अच्छी सी नौकरी दिलवा दूंगा। लेकिन भैया, राधा गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, शहर की लड़की है, शहर में रही है वो। अरे भाई, हम तुझे ज्यादा दिन के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं वहां रहने को, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि तू जाकर उन किराएदारों से ये बोलना कि हम लोग यहीं शिफ्ट हो रहे हैं, यहीं रहेंगे हम अपने गांव के मकान में, इसलिए आप लोग मकान खाली कर दो। बस किराएदारों से मकान खाली करवाना है और 2-4 महीने वहां रह जाना तुम, उसके बाद फिर से वापस चले आना। और देख, हम लोग शहर में रह रहे हैं तो हमारा खुद का निजी मकान है, तू तो किराए के मकान में रह रहा है। ऐसा करेंगे, गांव का मकान बेच देंगे और उससे तेरे लिए शहर में एक अच्छा मकान ले लेंगे। हाँ ठीक है भैया, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही करेंगे हम। मैं यहाँ ऑफिस में रिजाइन दे देता हूँ, उसके बाद अपनी पैकिंग करके हम दोनों ही 2 दिनों बाद निकल जाएंगे गाँव के लिए। सच ही बोलते हैं लोग, तू बहुत अच्छा है, तू हमारा भरत है, भरत। भैया, मझले भैया और भाभी, बच्चे सब ठीक है ना। भैया भाभी ने मुझे फोन नहीं लगाया है बहुत दिनों से। अरे छोटे, अब तुझे तो पता है वो भी नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, बच्चे हैं तो सब पढ़ने लिखने वाले हैं। अब कहाँ किसके पास इतना टाइम है कि फोन लगाकर बात करते रहे। फोन लगाकर बात करना ही सब कुछ नहीं होता, हमारे दिल के तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, दिल मिलना चाहिए बस। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल सच बोल रहे हो, फोन लगाना ही सब कुछ नहीं है हम लोगों के लिए। हम तो जानते हैं कि हम लोग एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ठीक है छोटे, तू चला जा गाँव और किराएदारों से मकान खाली करवा कर रहने लगना वहाँ। जी भैया, प्रणाम। ये है मोहित, और ये है मोहित की पत्नी राधा। मोहित के पिताजी का देहांत बहुत पहले हो गया था और माताजी का देहांत अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। माताजी मोहित के साथ ही रहती थी। दोनों भाई दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। मोहित के दोनों भाई मोहित से कुछ खास मतलब रखते नहीं थे, बस मतलब के लिए उसे फोन लगा लिया करते थे, जैसे कि आज लगाया है। जब तक मोहित की माँ जिंदा थी तब तक दोनों भाइयों ने पलट कर भी नहीं देखा, बस एक ही बहाना करते थे कि हम शहर में जॉब करते हैं, हमारी फैमिली है, हम कैसे कैसे माँ को लेकर जाएं, कैसे माँ की देखभाल करें। इसलिए मोहित ने अकेले ही अपनी माँ की देखभाल की। मोहित बहुत सीधा साधा और बहुत अच्छा लड़का था। उसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई है। मोहित की पत्नी राधा भी बहुत सरल स्वभाव की लड़की थी, जैसा मोहित बोलता था वैसा ही करती थी वो। क्या बात है मोहित जी, आप बड़े भैया से क्या बात कर रहे थे। राधा, जो हमारा गांव वाला मकान है, उस मकान में किराएदार बहुत सालों से रह रहे हैं, इसलिए बड़े भैया बोल रहे हैं कि हम लोग जाकर उस मकान में रह जाते हैं। कम से कम इसी बहाने किराएदार मकान खाली कर लेंगे, वरना ऐसा ना हो कि ज्यादा समय से रह रहे हैं किराएदार तो उन्हीं का कब्जा हो जाए, फिर हम हटा भी नहीं सकते उन्हें। 1-2 महीने हम वहां रह जाएंगे, उसके बाद बड़े भैया बोल रहे हैं कि उस मकान को बेचकर वो हमारे लिए एक नया मकान बनवा देंगे या खरीद देंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं भैया, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं हम। लेकिन राधा, तुम वहाँ एडजस्ट तो कर लोगी ना, क्योंकि गांव का माहौल है, तुम्हें कंफर्ट फील नहीं होगा। देखिए मोहित जी, हम अपनी पुश्तैनी जमीन को इस तरह नहीं छोड़ सकते, इस तरह किसी दूसरे का कब्जा नहीं करने दे सकते। आप तो परेशान मत होइए, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचिए, हम लोग चलते हैं, आप मेरी टेंशन ना लीजिए, मैं रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है राधा, तो तुम पैकिंग करना शुरू कर दो, हम चलते हैं वहाँ। हाँ जी ठीक है। इस तरह राधा और मोहित 2 दिनों के अंदर ही अपना शहर छोड़ देते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। राधा, ये है हमारा टूटा फूटा सा पुश्तैनी मकान, तुम ये बताओ इस मकान में एडजस्ट तो कर लोगी ना, रह लोगी ना इस मकान में, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। अरे मोहित जी, अपना मकान अपना ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, टूटा फूटा हो या सही सलामत। आप तो मेरी जरा भी चिंता ना करिए, चलिए अंदर चलिए आप। ठीक है राधा। राधा, ये एक ही कमरा है, बाकी अगल बगल में बहुत सारी जमीन है हमारी, इसी कमरे में खाना बनाना है तुम्हें, इसी कमरे में सोना है। मोहित जी, यदि आपका साथ है तो ये एक छोटी सी कुटिया भी मेरे लिए महलों के बराबर है।
आप टेंशन ना लीजिए, मैं सब एडजस्ट कर लूंगी यहाँ। राधा, ये तो अच्छा हुआ कि किराएदारों ने हमारी बात सुनकर इस मकान को खाली कर दिया है। राधा, मैं कल ही शहर जाकर अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ कर आता हूँ। शहर से डेली आना जाना कर लूंगा मैं। हाँ हाँ ठीक है मोहित जी, दोनों यहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिन बाद मोहित की नौकरी भी लग जाती है। 6 महीने बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है। हेलो, प्रणाम बड़े भैया। और सुनाओ मोहित, सब बढ़िया है ना? भैया, आपको तो पता है हमारा गांव का मकान पहले से ही जर्जर हालत में था, और भैया कल बहुत तेज हवा तूफान और बारिश हुई, जिसके कारण हमारे घर की एक दीवार गिर गई है। अब भैया बहुत दिक्कत हो रही है, हम कैसे कैसे रहें यहाँ, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है भला? हमें घर खाली करवाना था किराएदारों से, सो तुमने करवा लिया है। अब एक काम करो, तुम वापस शहर आ जाओ। हम दोनों भाई उस मकान को बेच देते हैं और उस मकान को बेचकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मकान दिलवा देते हैं। लेकिन भैया, मैं तो वहां से नौकरी छोड़कर आ गया हूँ, अब फिर से नौकरी ढूंढना पड़ेगा मुझे, बहुत दिक्कत होती है भैया। अरे इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है भला? तुम्हें एक नौकरी ही तो ढूंढनी है, शहरों में तो ढेर नौकरियां हैं। यदि तुम्हें नौकरी नहीं भी मिली तो तुम एक काम करना, किसी की भी दुकान में हेल्पर के रूप में काम करने लगना। शहरों में कोई कमी है क्या? क्या मैं इतना पढ़ा लिखा लड़का हेल्पर की नौकरी करूंगा भैया? अरे मोहित, तुम फालतू की बकवास मत करो, मुझे अभी बहुत काम है, ऑफिस भी जाना है। क्या सुबह सुबह तुम फालतू की बातें लेकर बैठ गए हो? तुम एक काम करो, शहर आ जाओ वापस और अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। हाँ ठीक है भैया, मैं कल ही शहर वापस आ जाता हूँ। हाँ ठीक है, तुम वापस आ जाओ यहाँ, हम लोग जाकर उस मकान का सौदा कर देते हैं। मैंने 1-2 लोगों से बात की है उस मकान को बेचने के लिए। ठीक है भैया, हम लोग आ जाते हैं वापस। अगले ही दिन मोहित और मोहित की पत्नी दोनों ही गांव छोड़कर शहर वापस आ जाते हैं, लेकिन शहर आते ही उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मोहित, क्या आज भी आपको नौकरी नहीं मिली? राधा, तुम्हें तो पता है शहर आए हुए हमें पूरा 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीनों से नौकरी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ मैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। राधा, जहाँ मैं पहले जॉब करता था उस ऑफिस में भी गया था, लेकिन बॉस ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। बोला कि तुम बीच में छोड़कर गए हो हमें, इसलिए तुम्हें कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। मोहित, अब हमारा क्या होगा? घर में जितने भी पैसे रखे थे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। 1 महीने हो गए हैं, मकान का किराया भी देना है हमें, घर का राशन भी खत्म होने को है। एक काम करिए ना मोहित, बड़े भैया या मझले भैया को फोन लगाइए, उनसे कुछ मदद मांगने की कोशिश करिए। तुम्हें तो पता है राधा, मैंने कभी अपने भैया से पैसे नहीं मांगे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, जो माँ के कंगन तुम्हारे पास रखे हुए हैं उन कंगन को मुझे दे दो, मैं उन कंगन को बेचकर सारे घर का राशन लेकर आ जाता हूँ। मोहित, माँ की आखिरी निशानी है हमारे पास, आप उन्हीं को बेच रहे हैं। वो आपके भाई हैं, आपको भाई से मांगने में कैसी शर्म है भला? एक बार आप फोन तो लगाइए बड़े भैया को, मेरे कहने पे लगाइए। ठीक है राधा, तुम बोल रही हो तो लगा लेता हूँ। प्रणाम बड़े भैया। बड़े भैया, आपको कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ मैं, लेकिन कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अरे मोहित, अब तुम्हें तो पता है मैं व्यस्त रहता हूँ, अब इतनी फ्री थोड़ी ना है हम लोग कि तुम्हारा फोन ही उठाते रहेंगे। सॉरी भैया। भैया आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। भैया आपको तो पता है 1 महीने से मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। भैया घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं है, सारा राशन पानी भी खत्म हो गया है, प्लीज थोड़े बहुत पैसे दे देते तो बहुत अच्छा रहता। अरे मोहित, तुझे तो पता है शहर का खर्चा कितना होता है, हम लोगों की इतने पैसे भी आते हैं तो बहुत खर्च है हम लोगों के। मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तुम्हें तो पता है उनकी फीस, वैन की फीस, बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा बहुत हो जाता है, इसलिए मैं पैसे नहीं रहते हैं मेरे पास। अरे हाँ, आज प्रदीप और प्रदीप की पत्नी दोनों ही तुम्हारे घर आ रहे हैं घूमने के लिए, तुम ना हो तो उनसे मांग लो पैसे, वो भी तो तुम्हारा मंझला भाई है ना। ठीक है, मैं जरूरी मीटिंग में था, फोन रखो। क्या हुआ मोहित जी, भैया ने हाँ बोल दिया ना पैसे देने के लिए? नहीं राधा, भैया बोल रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है, वो बोल रहे हैं आज मझले भैया और भाभी आ रही हैं यहाँ, तो उनसे मांग लो बोलते हैं। ठीक है, हम मझले भैया और भाभी से बोलते हैं, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। शाम होते ही मोहित की मझले भैया और भाभी घर आ जाते हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुकिए जरा। नमस्ते भैया भाभी, आइए। सुनिए, भैया भाभी आए हैं, जल्दी आइए। बस बस हो गया मोहित, आइए भैया बैठिए। दोनों को आए हुए करीब आधा घंटा 1 घंटा हो गया था। दोनों भाइयों के बीच में वार्तालाप चल रही थी, तभी मोहित ने अपने मझले भाई से सारी बात कह दी। मैं अंदर किचन में देख कर आती हूँ, राधा क्या कर रही है? भैया मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मोहित, क्या बात है? भैया जैसा कि आपको पता है 1 महीने से नौकरी ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। भैया सारे रखे हुए पैसे खर्च हो गए हैं, घर का किराया भी देना है मुझे भैया, और घर का राशन भी खत्म हो गया है। भैया घर खर्च के लिए मुझे पैसों की जरूरत है, कृपया थोड़े पैसे दे दीजिए मुझे। ये कैसी बात कर रहा है मोहित, हम तेरे घर में घूमने के लिए आए हैं और तू हमसे यहाँ पैसे मांग रहा है। मोहित तेरी नौकरी नहीं लगी इसका मतलब ये नहीं है कि तू इससे उससे भीख मांगता फिरे।
मेहनत करो, नौकरी ढूंढो, तभी तो नौकरी मिलेगी। इस तरह घर में बैठने से कुछ नहीं होता। भैया दर दर भटक रहा हूँ मैं नौकरी के लिए, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। अच्छी खासी नौकरी लगी थी मेरी, लेकिन गांव के मकान के कारण मैंने नौकरी छोड़ दी, और अब यहाँ आने के कारण गांव से नौकरी छोड़ दी मैंने। मेरी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, न घर का न घाट का। आप ही बताइए भैया, मैं क्या करूं? मैं अकेला रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज मेरे साथ मेरी पत्नी है, मेरे सर पे उसकी जिम्मेदारी है। मैं तो भूखा रह जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को कैसे भूखा रख सकता हूँ? तुझे क्या लगता है मोहित कि हम अपनी जेब में पैसे रख कर घूमते हैं? नहीं, हमने अपने पास कोई पैसे नहीं रखे हैं, और वैसे भी हम लोगों की खुद इतने खर्चे हैं, तुझे पैसे कहाँ से दे देंगे? शिल्पा चलो यहाँ से, हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। अरे क्या हुआ? अभी अभी तो आए हैं हम, और आप अभी जाने के लिए बोलने लगे। यहाँ हम घूमने फिरने आए थे, फालतू की बातें करने नहीं आए हैं। चलो यहाँ से। भैया क्या हुआ? खाना बन रहा है भैया, खाना खाकर जाइएगा। हाँ हाँ, तुम्हारे घर में तो राशन पानी है नहीं, अब हमसे ही पैसे मांगकर हमें ही खाना खिलाओगी तुम? भैया पैसे नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। प्लीज आप और भाभी खाना खाकर जाइए। वैसे भी इतने दिनों बाद आए हो आप मेरे पास, माँ की अंत्येष्टि के बाद आप लोग आए भी नहीं हो। प्लीज भैया थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ हाँ, जब देवर जी बोल रहे हैं तो रुक जाइए ना। मैंने कहा तुम चलो यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ एक मिनट भी। देवर जी, राधा, हम मुझे माफ कर दो। मैं चाहकर भी तुम लोगों के साथ नहीं रुक पा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। भैया कम से कम अपने इस गरीब भाई के घर में एक कप चाय तो पी कर जाते। भैया प्लीज रुक जाइए भैया। भैया देखा राधा तुमने, इसलिए मैं तुमसे मना कर रहा था कि मैं अपने भैया से पैसे नहीं मांगता। राधा रुपए पैसे इतनी बुरी चीज होती है कि अपनों से अपनों को ही छुड़वा देता है, बुराई करवा देता है, रिश्ते तोड़वा देता है। बस इसलिए मैं भाइयों से पैसे नहीं मांग रहा था। बड़े भैया से पैसे मांगे तो साफ मना कर दिया, मझले भैया से पैसे मांगे तो वो तो सीधे घर से ही उठकर चले गए। मैंने क्यों पैसे मांगे होंगे? तुमसे बोला था मैंने कि मुझे माँ के कंगन दे दो, मैं उन कंगन को बेचकर घर का राशन लेकर आ जाता हूँ। मोहित जी, अपनों की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। बुरे वक्त में जो व्यक्ति साथ देता है बस वही अपना होता है, ये समझ लीजिए। लाओ राधा मुझे वो कंगन दो, और हाँ 4 दिनों के अंदर देखना, 4 दिनों के अंदर मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ कर बताऊंगा। इस तरह राधा मोहित को कंगन देती है, और मोहित कंगन को ले जाकर बेच देता है, सारे घर का राशन लेकर आ जाता है, और 5-6 दिनों के अंदर ही मोहित की नौकरी भी लग जाती है। राधा देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान की दया से आज मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। देखना 2 सालों के अंदर मैं अपना खुद का मकान ले लूंगा इस शहर में। हाँ मोहित जी, सब्र का फल मीठा होता है। आज ये साबित कर दिया आपने। भगवान आपको खूब तरक्की दे। मोहित जी, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था, मुझे पता था आप बहुत जल्द नौकरी ढूंढ ही लेंगे। राधा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि तुम मेरी पत्नी हो। तुमने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। जब मेरे बुरे दिन थे तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जब आज अच्छे दिन आए हैं तब भी बराबर से तुम मेरे साथ खड़ी हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहना मेरा फर्ज है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मैं फोन देखता हूँ, किसका फोन आ रहा है? राधा बड़े भैया का फोन आ रहा है। मोहित जी, आप बात कर लीजिए बड़े भैया से, क्या बोल रहे हैं? हेलो, प्रणाम बड़े भैया। मोहित मैंने तुम्हें इसलिए फोन लगाया है क्योंकि जो हमारा गांव वाला मकान था वो बिक गया है, और हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास। हाँ ठीक है भैया, आ जाइए। मोहित जी, बड़े भैया क्या बोल रहे हैं? राधा बड़े भैया बोल रहे हैं कि गांव का मकान बिक गया है, इसलिए बड़े भैया आ रहे हैं यहाँ। क्या आज हमारे बड़े भैया आ रहे हैं घर में? मैं एक काम करती हूँ, भैया के लिए बढ़िया स्वादिष्ट सा खाना बना देती हूँ। राधा बड़े भैया को चावल की खीर बहुत पसंद है, एक काम करो भैया के लिए अच्छी सी चावल की खीर बना लेना। हाँ हाँ ठीक है मोहित जी, आप जरा भी टेंशन ना लो। अरे ये किसका फोन आने लगा आपके फोन में? ये तो मेरा गांव का दोस्त है जो मेरे साथ डेली घूमने जाया करता था शाम को, वही है, उसी ने फोन किया है। ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिए, मैं जाकर जल्दी से खाने का इंतजाम करती हूँ। हेलो प्रदीप, बोलो कैसे हो तुम? मोहित मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ यार। जब से गांव से गया है तूने तो एक दिन भी फोन लगाकर मेरी खैर खबर नहीं ली है। हाँ प्रदीप, यहाँ बहुत परेशान था मैं, शहर में आकर मुझे कोई नौकरी ही नहीं मिल रही थी। बहुत दिनों बाद मुझे नौकरी मिली है, बस उसी के चलते मैं व्यस्त हो गया था। मोहित तुम्हारे पुश्तैनी घर का सौदा हुआ है, तुम्हारे दोनों भाई आए थे यहाँ, तुम क्यों नहीं आए? अरे वो नई नई जॉब लगी है ना मेरी, इसलिए बॉस ने छुट्टी नहीं दी, बस इसी कारण नहीं आया। मोहित हमने सोचा नहीं था कि इतने महंगे दाम में बिक जाएगा तेरा वो घर। हाँ अच्छा। हाँ यार, उस टूटे से झोपड़े की कीमत 20 लाख रुपए मिली है तेरे भैया को, हम तो ताजुब मान रहे थे। देखना मोहित, कुछ दिनों बाद वहां से हाईवे रोड चालू हो जाएगी, इसलिए वो जगह महंगी बिकी है। तू तो बहुत लकी निकला इस मामले में। अब तो पक्का तेरे भैया उस जमीन के पैसे से तेरे लिए घर दिलवा देंगे शहर में। हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे भैया मुझे जरूर मकान दिलवाएंगे। वो आ रहे हैं आज, उन्होंने बताया मुझे। वैसे तू कब आ रहा है शहर घूमने के लिए?
तुझे शहर घुमाऊंगा मैं। हाँ यार, बहुत जल्द आऊंगा। वैसे भी तेरी बहुत याद आ गई है। बहुत दिनों तक हम लोग साथ में रहे थे ना, इसलिए तेरी आदत सी हो गई थी मुझे। ठीक है यार, फोन रखता हूँ मैं। भैया आ रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल सी सब्जी ला देता हूँ। हाँ ठीक है। जब दोनों भैया गांव गए थे मकान का सौदा करने, तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मुझे बुलाना जरूरी नहीं समझा उन्होंने? अब मैं ये बात प्रदीप को तो नहीं बता सकता था कि मेरे भाई लोगों ने मुझे बुलाया ही नहीं। उन्हें बताता तो मेरे भाइयों की गलत इमेज बनती उन लोगों के सामने, इसलिए मैंने नहीं बताया। खैर ठीक है, बड़े भाई हैं, यदि नहीं भी बुलाया तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे बारे में। आखिर आ तो रहे हैं बेचारे मुझे पैसे देने के लिए। लगता है भैया सामने से आकर मेरे लिए मकान खरीदवाएंगे। 20 लाख रुपए में तो काफी अच्छा मकान आ जाएगा। चलो, कम से कम एक टेंशन और दूर हो जाएगी कि किराए के मकान से छुटकारा मिल जाएगा हम लोगों को। जल्दी से जाकर कुछ मिठाइयाँ और नमकीन फल फ्रूट्स वगैरह लेकर आ जाता हूँ। भैया भाभी जो आ रहे हैं। प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी, आइए। राधा, मोहित कहाँ गया? मोहित नहीं दिख रहा है। बड़ी भाभी, मोहित अभी किसी जरूरी काम से मार्केट गए हुए हैं। आप लोग आइए ना। राधा, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? हाँ भाभी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? हम सब बढ़िया है राधा। आइए भैया भाभी, चलिए अंदर चलिए। अरे भैया भाभी आ गए आप लोग? ये क्या राधा, तुमने भैया भाभी को यही हॉल में खड़े करके रखा है? उन्हें अंदर लेकर चलो, बहुत गर्मी है। जाओ ठंडा पानी निकाल कर रखो भैया भाभी के लिए। हाँ ठीक है, चलिए भैया भाभी अंदर चलिए। मोहित, हमने तो सोचा था कि मकान की कीमत अच्छी खासी आ जाएगी, लेकिन मोहित, मुश्किल से 5 लाख रुपए में रोध होकर बिका है मकान। क्या 5 लाख रुपए में? भैया लेकिन इतने कम? मोहित, ये बोलो कि वो तो जमीन 5 लाख रुपए में बिक गई, वरना कोई फ्री में भी लेने को तैयार नहीं था। गांव में आजकल कौन जाकर बसता है, ये बताओ मुझे। लोग गांव छोड़ छोड़ कर शहर आ रहे हैं, और उल्टा शहर के लोग गांव में जमीन क्यों लेंगे भला? अरे वो तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस तरह उनको मना थपाकर वो मकान 5 लाख रुपए में बेचा है। भैया आपने तो बोला था गाँव का मकान बेचकर हम शहर में मेरे लिए मकान ले लेंगे, लेकिन भैया 5 लाख रुपए में क्या ही होगा, बताइए आप। अरे वो तो तुम शुक्र मनाओ कि किसी तरह हमने उस मकान को बेच दिया, वरना वो मकान पड़ा पड़ा खंडर हो जाता, और वैसे भी आधा खंडर तो हो ही गया था, कोई देखता तक नहीं उस मकान की तरफ। वो तो तुम एहसान मानो कि 5 लाख रुपए में मकान बिक गया। हम तो 1 रुपए भी अपने पास नहीं रख रहे हैं, सारे पैसे तुम्हें दे रहे हैं। शुक्र मनाओ हम लोगों का, वरना तो हमारी जगह कोई और भाई होता तो तुम्हें 1,50,000 रुपये थमा कर चला जाता। हम लोगों की शराफत है, हम लोग तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो तुम्हें सारा पैसा देने आए हैं। लेकिन भैया मुझे तो कुछ और ही पता चला है। मुझे पता चला है कि वो जमीन अच्छे खासे दामों में बिक गई है। अरे तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या हम तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हैं? क्या हम पैसा हड़प रहे हैं? अरे नहीं नहीं भैया, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। भैया आप लोग इस तरह नाराज मत होइए, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शायद सामने वाले ने मुझे गलत जानकारी दी होगी। आखिर तुम्हें ये जानकारी दी किसने है, ये बताओ। भाई भाई में आग लगाने की, फूट डालने की कोशिश कर रहा है वो व्यक्ति, मुझे बताओ। मैं जाकर सामने से उसके 2 टुकड़े कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, वो ऐसा ही थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब है, आप ज्यादा चिंता मत करिए। आप बैठिए, मैं देखता हूँ राधा ने खाना तैयार किया है या नहीं। अपने भाई के साथ बेईमानी करते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती? कैसे बड़े भाई हैं आप दोनों, उसका हक छीन रहे हैं। भगवान का दिया आप दोनों के पास सब कुछ है, भगवान ने आपको इतना दे दिया है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग 5-10 लाख रुपए के लिए अपनी नियत ओछी कर रहे हैं। अरे मुझे तो शर्म आ रही है आप दोनों भाइयों पर। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, देवर जी के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं ये लोग। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपके भाई हैं। मम्मी पापा ने आप लोगों के भरोसे उन्हें छोड़कर गए थे। हाँ मीना, और वैसे भी आप दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए थे गांव से। ये जमीन सिर्फ और सिर्फ देवर जी के नाम पे है। देवर जी ने आप लोगों से इस बात के लिए बोला नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जमीन देवर जी के नाम पर है। आप लोग छोटा समझकर उन्हें दबा रहे हैं, ये चीज गलत है। यदि माँ बाबू जी आज जिंदा होते तो शायद ऐसा कभी नहीं होने देते। आप लोग बेईमान हो, भाई नहीं हो, बेईमान हो, बेईमान। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भगवान आप लोगों को इस चीज की दंड जरूर देगा। चंद पैसों के लिए आप बेईमान बन गए, आपको जरा भी अंदाजा है कि आप अपने भाई के साथ कितनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। भगवान इसकी सजा आपको जरूर देंगे, देख लेना। जिस रावण ने अपने भाई विभीषण के साथ गलत किया था, उसका अंत किस तरह हुआ था ये तो पता ही होगा आपको। इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप अनर्थ मत करिए। भाई का हक खाना बहुत बुरी बात होती है, बहुत पाप होता है। आपका भाई छोटा है, आपकी मान मर्यादा करता है, आपका मान सम्मान करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ है, उसे सब समझ में आता है। आप लोगों ने तो बेचारे देवर जी को इस चीज का लालच दिया था ना कि गांव का मकान खाली करवा देंगे किराएदारों से, तो उस मकान को बेचकर आप उनके लिए मकान खरीद देंगे। बेचारे देवर जी अपनी नौकरी को छोड़कर उस टूटे फूटे मकान में रहने लगे अपनी पत्नी के साथ। और राधा तो आपको पता है ना कितने बड़े परिवार से है, शहर से है वो लड़की, फिर भी अपने पति के साथ उसने उस टूटे फूटे मकान में रहना पसंद किया, इस चक्कर में कि ये मकान कल को बिक जाएगा तो शहर में वो लोग अपना एक मकान ले लेंगे।
हाँ दीदी, इसी कारण तो बेचारे वो लोग शहर छोड़कर गांव में जाकर रहने लगे थे टूटे फूटे मकान में, कि चलो आज नहीं तो कल जब मकान बिकेगा तो उनका खुद का निजी मकान ले लेंगे। लेकिन आप लोगों ने उनके साथ धोखा किया, गद्दारी की है। वो लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये सोचिए कि जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो आप लोगों के बारे में क्या सोचेंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। मुझे पता है देवर जी को ये बात जरूर पता चलेगी कि उस मकान को आप लोगों ने 20 लाख में बेचा है, तब उनके दिल पर क्या बीतेगी। भाभी प्लीज आप भैया को कुछ मत कहिए। मुझे पता है वो मकान 20 लाख में बिका है, मुझे कल ही पता चल गया था। लेकिन भाभी मैं पैसों के चलते अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। है ही कौन मेरा इस दुनिया में आप लोगों के अलावा। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते हमेशा ऐसे ही बने रहें। हाँ दीदी, हमें इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे भी रहने दीजिए आप लोग तो बस समय समय पर हम लोगों को अपना आशीर्वाद देने यहाँ आते रहिएगा। माँ बाबू जी के बाद आप लोग हो जिन्हें हम अपने बड़े बोल सकते हैं। भैया भाभी, आप लोग हमें कभी मत छोड़िएगा। मकान का क्या है, मकान आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, और ना भी बने तो कोई टेंशन नहीं है। किराए के मकान में भी जो लोग रहते हैं उनका भी जीवन कट जाता है, ऐसे ही हमारा भी कट जाएगा। बस हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग हमेशा हमें अपना समझते रहें, हमारे हर सुख दुख में आप लोग साथ दें, बस हम यही चाहते हैं। मोहित, मैंने तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, फिर भी तू मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा है। मेरा प्यार पाने के लिए तू कितना तरसता है, आज जाना मैंने। मोहित बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने आज तक बड़े भाई का कोई भी फर्ज नहीं निभाया, लेकिन आज से तुझसे वचन देता हूँ कि मैं हर परिस्थिति में, हर समय, हर घड़ी में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। बस तू मुझे अपनी तकलीफ बता देना, मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। मोहित मेरे भाई, हम लोगों ने बहुत गलत किया तेरे साथ, हो सके तो हम लोगों को माफ कर देना, क्योंकि हम लोग तुझे जो भी सफाई देंगे शायद वो तुझे गलत ही लगे। अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत बोलिए। आप लोग हमारे लिए कहीं से भी गलत नहीं हैं। आप लोग तो हमारे पूजनीय हैं। आप लोगों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, जो आप लोगों के जैसा परिवार मुझे मिला है। मोहित, हम आज शाम को ही एक नया मकान देखने जाएंगे, और हाँ, हम यहाँ से तुम्हें मकान दिला कर ही जाएंगे, चाहे फिर वो 50 लाख का ही क्यों ना आए। हाँ मोहित, अशोक बिल्कुल सही बोल रहा है, हम तुम्हें मकान दिला कर ही जाएंगे। हम इस तरह तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकते। भगवान हमें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। जब ऊपर वाले के घर में जाऊँगा तो नज़रें मिलाने के लिए कुछ तो अच्छे काम होना चाहिए ना। हाँ मोहित, हमें माफ़ कर दे भाई, हमें माफ़ कर दे। हमने बहुत बड़ी गलती की है, तू हमारा छोटा भाई है, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। मोहित बेटा, आज हम लोग खुद सामने से जाकर तुम्हारे लिए अच्छा सुंदर सा मकान दिलवा देते हैं। उसके बाद में उसके सारे खर्चे हमारे होंगे, तुम्हारे 1 साल तक सारे खर्चे उठाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं भैया, मकान वकान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस मेरे सर पर इसी तरह हाथ रख कर रखें, और हाँ, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखें, बस यही कामना है मेरी। देखा आपने कितने अच्छे संस्कार हैं देवर जी के। भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे, और ऐसा पति भी हर किसी को दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।